हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस के अपने लास्ट वीडियो में हमने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा। उसके क्या कारण थे, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, तात्कालिक कारण। इन सभी कारणों के बारे में पढ़ा कि क्या रीज़न थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह का कैसे आरंभ हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे हुई थी और चीज़ें जो हैं, ठीक है, क्या परिणाम रहे उसके, क्या रिजल्ट रहा, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था उसका आरंभ कैसे हुआ, स्टार्टिंग कैसे हुई। इतिहासकारों के अनुसार 1857 के विद्रोह की योजना जो थी वो बिठूर में नाना साहब तथा अज़मुल्ला खां ने तैयार की थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्लानिंग की थी वो किसने की थी? तो बिठूर जो कि कानपुर के पास में है, तो बिठूर में जो नाना साहिब थे और जो अज़ीमुल्ला खां थे, इन्होंने सबसे पहले योजना बनाई थी कि 1857 को वो क्रांति करेंगे। ठीक है, क्रांति का दिन जो था वो भी निश्चित कर लिया गया था 31 मई 1857। ठीक है, कि इस दिन उन्हें क्या करना है, क्रांति करनी है। पूरी योजना वगैरह जो बनाई थी सबसे पहले किसने बनाई थी? तो बिठूर में नाना साहब और अज़ीमुल्ला खां ने योजना बनाई थी कि 31 मई 1857 को हम लोग क्रांति करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि कमल तथा रोटी को विद्रोह के प्रतीक के रूप में चुना गया। ठीक है, अब ये विद्रोह के प्रतीक के रूप में चुनना क्या होता है? तो देखिए, जब भी हम लोग किसी चीज़ का विरोध करते हैं, तो हम कुछ ना कुछ साइन दिखाते हैं। कभी-कभी हम काले झंडे दिखाते हैं उन्हें, या कुछ स्पेशल साइन तैयार करते हैं, ठीक है, वो दिखाते हैं, उसके माध्यम से विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं, या कुछ बैनर वगैरह तैयार करते हैं। तो वैसे ही था कि इस क्रांति का प्रतीक के रूप में किसे चुना था हमने? तो कमल तथा रोटी को विद्रोह के प्रतीक के रूप में चुना था। तीसरा पॉइंट है कि बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना किया और अपने अधिकारियों लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। ठीक है, तो आपको पता है कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे मंगल पांडे। जब इन्हें पता चला कि कारतूस जो है वो चर्बी से बन रहे हैं, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया और अपने जो लेफ्टिनेंट अधिकारी थे इनके, लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग, उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, हत्या कर दी, उसके बाद इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया था। ठीक है, बहुत ही जल्दी। तो इस चीज़ से भी एक क्रांति उत्पन्न हो गई, कई सारे सिपाही जो थे उन्होंने भी विद्रोह जगह-जगह पे शुरू कर दिया। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फैंट्री में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना से मना कर दिया और सशस्त्र विद्रोह कर दिया। ठीक है, ये किसने किया था? तो कुछ सिपाही थे जिन्होंने क्या किया था, जो 20वीं नेटिव इन्फैंट्री से थे। इन्होंने भी क्या किया, विद्रोह कर दिया, क्योंकि चर्बी वाले कारतूस ये भी यूज़ करना नहीं चाहते थे और इन्होंने सशस्त्र विद्रोह कर दिया। ठीक है, मतलब अपने शस्त्र-वस्त्र लेकर वहाँ से निकल लिए। ठीक है, किसकी तरफ? दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। ठीक है, 12 मई के लगभग ये पहुँच गए थे दिल्ली। वहाँ पर जो उस समय मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, ठीक है, उनसे हाथ मिलाया, उनसे कहा कि आप मेरे राजा बनिए और नेता बनिए हम लोगों के, ठीक है, और हम लोगों का शासन आगे चलाइए, हम लोग विद्रोह करते हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध, हम लोग साथ देंगे आपका, ऐसे करके। तो अब कैसे प्रसार हुआ, कैसे घटनाएँ हुई आगे 1857 की, वो जान लेते हैं। तो इसमें था कि 10 मई 1857 को जो विद्रोही थे, यानी कि यही सिपाही जो विद्रोह कर दिए थे, ठीक है, मेरठ के, तो ये मेरठ में सशस्त्र विद्रोह का ऐलान करने के बाद दिल्ली की ओर रवाना हो गए तथा तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित किया गया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई आप सबसे बड़े हैं, आपको सब जानते हैं, तो आप नेता बन जाइए हमारे। ठीक है, तो उनसे हाथ-हाथ मिलाया कि आप नेता बनिए बस। अब वो वैसे ही एजेड थे, उन्हें भी कुछ ना कुछ कोई पूछ नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या जा रहा है मेरा नेता बनने में। नेता बन गए वो। यह विद्रोह जो था वो कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, झांसी, रुहेलखंड, ग्वालियर, जगदीशपुर में फैल गया। मतलब काफ़ी जगह थी जहाँ पर ये फैला था। ये मुख्य जगह हैं, ठीक है? जहाँ पर ये जो विद्रोह था वो ज़्यादा बड़ी मात्रा में फैला था। अब क्या-क्या घटनाएँ उनके बारे में जान लेते हैं। बहुत सारी घटनाएँ देखने को मिली इसमें। इन्हीं घटनाओं के क्रम में अगर हम बात लखनऊ की करें, तो 4 जून 1857 को इसका नेतृत्व जो था लखनऊ में बेगम हज़रत महल ने किया था। ठीक है? तो रानी थी वहाँ की बेगम हज़रत महल। इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, कब किया था? तो 4 जून 1857 को। लेकिन कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार ने पुनः इसे अपने अधीन कर लिया। ठीक है? तो फिर क्या हुआ? बाद में क्या किया, ब्रिटिश सरकार जो थी बाद में पुनः अपने अधीन कर लिया। ठीक है? विद्रोह तो इन्होंने किया था, छुड़ाने की कोशिश की थी अंग्रेज़ों से, खाली करा दें जगह। ठीक है? लखनऊ को स्वतंत्र करा लिया जाए। लेकिन बाद में जो अंग्रेज़ थे उन्होंने फिर से अधिकार कर लिया उस पर। कानपुर की बात करें तो 5 जून 1857 को नाना साहिब तथा तात्या टोपे ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है? तो कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहिब ने और तात्या टोपे ने। झांसी की अगर हम बात करें तो 5 जून 1857 को इसका नेतृत्व झांसी की रानी ने किया था। रानी तथा अंग्रेजों के मध्य में भीषण युद्ध हुआ तथा रानी को वीरगति की प्राप्ति हुई तथा झांसी अंग्रेजों के अधीन हो गया। ठीक है, तो झांसी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे झांसी की जो रानी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से युद्ध किया था। ठीक है, काफ़ी अंग्रेजों को मतलब लोहा मनवा लिया था अपनी बहादुरी का। ठीक है, तो तारीफ़ भी की थी काफ़ी अंग्रेज़ों ने झांसी की रानी की और काफ़ी युद्ध हुआ। उसके बाद जो रानी थी उन्हें वीरगति प्राप्त हुई और इसके बाद जो झांसी था वो पुनः अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया।
इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में क्रांति का जो नेतृत्व था, वो लियाकत अली ने किया था। ठीक है? जो लियाकत अली थे, इन्होंने इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व किया था और इलाहाबाद का जो वर्तमान नाम है, वो प्रयागराज है। ठीक है? तो हो सकता है आप प्रयागराज पूछ लें कि प्रयागराज में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। बिहार जो जगदीशपुर है, बिहार में जगह है जगदीशपुर, वहाँ के राजा थे कुँवर सिंह, इन्होंने नेतृत्व किया था, कुँवर सिंह और अमर सिंह ने। फैज़ाबाद में मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था, जिसका वर्तमान नाम जो है वो अयोध्या रख दिया गया है। ठीक है? तो अयोध्या का पूछा जाए तो मौलवी अहमद उल्लाह, ठीक है? इन पे भी का अच्छा खासा इनाम रखा था अंग्रेज़ों ने, क्योंकि ये भी क्या करते थे, मार के भाग जाते थे। ठीक है? अंग्रेज़ों को देखा, मारा-पीटा और गायब हो गए उस जगह से। इन्हें कोई ढूँढ ही नहीं पाता था। तो ये भी काफ़ी फ़ेमस थे। तो फैज़ाबाद में मौलवी अहमद उल्लाह ने नेतृत्व किया था। बरेली में खान बहादुर खान ने किया था। फ़तेहपुर की बात करें तो यहाँ पर अज़ीमुल्लाह ने किया था। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो यहाँ पर जो नेतृत्व था, वो रामगढ़ की रानी थी अवंती बाई, जिनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, अवंती बाई। ठीक है? तो इन्होंने किया था मध्य प्रदेश में। ये रामगढ़ की रानी थी। तो ये काफ़ी जगह है जो फ़ेमस जगह थी जहाँ पर क्रांति काफ़ी अच्छे से भड़क उठी थी। ठीक है? तो इन जगह का जो नेतृत्व हुआ वो उनके याद कर लेना नाम। ठीक है? कि कानपुर में किसने किया? नाना साहेब तात्या टोपे ने किया। इलाहाबाद में किसने किया? लियाकत अली ने किया। जगदीशपुर में किसने किया? तो कुँवर सिंह, अमर सिंह जो दोनों भाई थे इन्होंने किया था। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने किया। बरेली में खान बहादुर खां ने किया। फ़तेहपुर में अज़ीमुल्लाह और मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई ने किया था। अब ये असफलता के कारण क्या थे कि क्या रीज़न थे जिसकी वजह से जो 1857 की क्रांति थी, उठी तो काफ़ी तेज़ी से थी, ठीक है? कई जगह विद्रोह हुए, अंग्रेज़ तो इतने नहीं थे, वो भाग जाने चाहिए थे, ठीक है? डर के छोड़ जाने चाहिए थे इंडिया को, लेकिन क्यों असफल हो गया था? क्यों दोबारा उन्होंने फिर से कब्ज़ा कर लिया? तो उसके कुछ रीज़न थे, वो देख लेते हैं। तो पहला था कि क्रांति का सीमित क्षेत्र। देखिए, जो क्रांति थी वो बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र में नहीं फैली थी। अगर पूरे भारत में ये फैल जाती उसी समय, तो अंग्रेज़ पक्का भाग जाते यहाँ से, ठीक है? लेकिन क्या था कि जगह-जगह पे फैली और एक समय पे नहीं फैली। ठीक है, कहीं पर झांसी में अगर क्रांति चल रही है तो कानपुर में नहीं चल रही, अगर कानपुर में चल रही है तो लखनऊ में नहीं चल रही। अगर एक साथ सारी जगह पे चलती तो शायद अंग्रेज़ भाग जाते, क्योंकि उस समय इंटरनेट था नहीं, व्हाट्सएप था नहीं, ठीक है, फेसबुक था नहीं कि हम लोग मैसेज करके एकदम सबको इन्फॉर्म कर दें कि नहीं आज ही हमें विद्रोह करना है, ठीक है, ऐसा था नहीं। लोग जा रहे हैं तब तक यहाँ पे क्रांति उठ जा रही है या कुछ ऐसे रीजन हुए, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वज़ह से जो क्रांति थी वो जगह-जगह अचानक से उठ गई, ठीक है। तो ये रीज़न थे जिसकी वज़ह से ये क्रांति जो असफल हो गई। ठीक है, तो पहला पॉइंट था कि क्रांति का सीमित क्षेत्र। यह क्रांति दिल्ली से कोलकाता तक सीमित रही। ठीक है, तो जो एरिया था इसका दिल्ली से कोलकाता और यहाँ पर लखनऊ, झांसी तक था। ठीक है, उसके आगे अगर हम बात करें तो शेष भारत के जो लोग थे, वो इससे अप्रभावित रहे थे। ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं रहा इससे। जैसे पंजाब का क्षेत्र था, सिंध का जो क्षेत्र था, जो पाकिस्तान में आता है, राजस्थान, दक्षिण भारत और पूर्वी बंगाल। ये अंग्रेज़ी सत्ता का अंत करने का तनिक भी इन्होंने प्रयास नहीं किया था। इन्होंने कोशिश ही नहीं की। क्योंकि जो मोमडन्स थे उन्हें लगता था कि अंग्रेज़ उनका साथ देते हैं, उनकी बात मानते हैं, ठीक है? तो उन्होंने भी ज़्यादा विद्रोह नहीं किया जो पूर्वी बंगाल में रहते थे। जो पंजाब सिंध वाले थे ये ज़्यादातर उनकी सेना में भर्ती थे, ठीक है? तो इन्होंने भी इतना विद्रोह नहीं किया। दक्षिण भारत में भी इतना विद्रोह नहीं उठा, ठीक है? तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वज़ह से क्रांति का जो क्षेत्र था वो सीमित रह गया। ठीक है? जो गोरखा थे और जो सिख थे इन्होंने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ठीक है? जो दमन किया इन्होंने बाद में अंग्रेज़ों ने, तो उसमें साथ किसने दिया था? तो गोरखों और सिखों ने इनका साथ दिया था अंग्रेज़ों का। फिर जो दूसरा पॉइंट है वो है केंद्रीय योजना का अभाव। केंद्रीय योजना का अभाव से मतलब क्या है कि जो नीति के अस्पष्ट व केंद्रीय ना होने के कारण क्रांतिकारी नेताओं में एकता का अभाव था। प्रत्येक की नीति अलग थी, सभी के अपने स्वार्थ थे। देखिए क्रांति अपने आप नहीं उठती, किसी न किसी का स्वार्थ उसमें शामिल होता है। जैसे नाना साहेब थे, उनकी पेंशन रोक दी गई थी, ठीक है? तो पेंशन की वजह से उन्होंने किया। झांसी की जो रानी थी, उनका पूरा राज्य उनसे छीना जा रहा था, तो उनके भी रीज़न थे। तो ये कुछ रीज़न थे सभी के जिसकी वजह से जो क्रांति थी वो अलग-अलग समय पर हुई, ठीक है? और क्या रीज़न था कि सभी के अपने स्वार्थ थे, ये तो बात ठीक है। नीतियाँ भी सबकी अलग-अलग थी। जैसे झाँसी की रानी जो थी, वो खुद रानी थी, ठीक है? उनकी नीति अलग थी, उनका एरिया अलग था। लखनऊ की अगर हम बात करें, तो लखनऊ में बेगम हज़रत महल जो थी, उनकी नीति अलग थी, ठीक है? उनका राज्य जो था, वो भी अलग था, ठीक है? तो हर जगह नीतियाँ अलग-अलग थी, जिसके कारण कोई एक नेता नहीं बन पाया। जैसे बहादुर शाह जफ़र को बनाया गया था, लेकिन कोई एक नेता जो था, सभी का नेतृत्व वो नहीं कर सकता था, नीतियाँ अलग-अलग थीं। इसके कारण भी हम कह सकते हैं, जो केंद्रीय योजना था, इसका अभाव था, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने पुनः सब चीज़ें अपने अधीन कर लीं। तीसरा पॉइंट यही है कि योग्य नेता का अभाव, कि कोई भी नेता योग्य नहीं था। वैसे नेता तो काफ़ी थे, कि नाना साहेब थे, तात्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, बेगम हज़रत महल थी, बहादुर शाह ज़फ़र थे, कई सारे नेता थे। लेकिन कोई भी नेता ऐसा नहीं था जो समस्त देश का नेतृत्व कर सके, एक साथ सारे देश का नेतृत्व कर सके, ठीक है? तो ऐसा कोई नेता नहीं था, इस कारण हम लोग जो क्रांति थी वो असफल हो गई। फिर 4th पॉइंट है कि पर्याप्त और आधुनिक युद्ध सामग्री का अभाव। अब क्या कि अंग्रेज़ों के पास तो तोपें हैं,
ठीक है? बंदूकें हैं, उनके पास आधुनिक हथियार हैं, लेकिन हम किससे लड़ेंगे? हम डंडे से तो नहीं जीत सकते युद्ध को, ठीक है? लड़ाई को हम डंडे से नहीं जीत सकते हैं। तो यही रीज़न था कि पर्याप्त और आधुनिक युद्ध सामग्री नहीं थी, जिसके कारण जो क्रांति थी वो असफल हो गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रांति का समय से पहले होना, ठीक है? आपको पता है कि जो क्रांति की डेट थी, वो नाना साहेब और तात्या टोपे ने 31 मई रखी थी। लेकिन हुआ क्या कि बैरकपुर में जो मंगल पांडे थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है? इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया। उसका जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे, मेरठ छावनी वाले, इन्होंने भी क्या किया, जल्दी वो वहाँ पे विद्रोह कर दिया, सशस्त्र विद्रोह, और बहादुर शाह जफ़र को नेता घोषित कर दिया। तो वहाँ पर जो क्रांति थी, वो उठ गई। तो जगह-जगह जो क्रांति थी, वो फिक्स टाइम पे नहीं निकली, ठीक है? उसका टाइम आगे-पीछे हो गया। कहीं पे बहुत जल्दी आ गई, कहीं पे 5 जून को हुई, जैसे कि झांसी है, कानपुर है, ठीक है? यहाँ पे 5 जून को हो रही है। डेट क्या थी? 31 मई को होने था। तो अलग-अलग डेट पे हुई, इसके कारण भी क्या हुआ कि जो क्रांति थी वो असफल हो गई। उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा अंग्रेज़ों पर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदू तथा मुस्लिम की एकता का बिखरना। ठीक है, अंग्रेज़ों ने काफ़ी अफ़वाहें उड़ा रखी थी। ठीक है, उन्हें पता था कि अगर ये दोनों एक साथ लड़ेंगे, तो वो भागना पड़ जाएगा उनको। तो उन्होंने क्या किया, ऐसी अफ़वाह उड़ा दी थी ताकि ये दोनों आपस में ही लड़ते रहें। फिर था कि संसाधनों का अभाव, तो संसाधन भी वही मैंने कहा कि व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, उस समय इंटरनेट नहीं चलता था, ताकि हम सभी को एक साथ इन्फॉर्म कर सकें। ठीक है, तो डाक, तार, रेल, संचार के अन्य संसाधन जो थे, उनका भी बहुत ज़्यादा अभाव था, जिसके कारण भी क्रांति जो असफल हो गई। फिर था कि सैनिक संख्या में अंतर। अब सैनिक संख्या में अंतर का क्या कारण था कि जो अंग्रेज़ थे, जो सेना वो रखते थे, उसमें जो भारतीय सैनिक थे, उनकी संख्या बहुत कम रहती थी, जबकि अंग्रेज़ जो सैनिक थे, उनकी संख्या ज़्यादा रखी जाती थी। इसके कारण भी उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा कि जो सिपाही थे उन्होंने विद्रोह तो किया, लेकिन वो इतने कम थे कि उनकी संख्या ना के बराबर थी अंग्रेज़ों के सामने। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न था कि क्रांति असफल हो गई। तो ये रीज़न है जिसकी वज़ह से जो 1857 की क्रांति थी वो असफल हुई। अब 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुए? क्रांति तो असफल हो गई, अब उसके परिणाम क्या हुए? आगे क्या हुआ उसके बाद? कि 1857 की क्रांति जब समाप्त हुई उसके बाद क्या हुआ? तो पहला पॉइंट है कि 1857 की क्रांति से कंपनी शासन का अंत हो गया। ठीक है, आपको पता है कि एक घोषणा पत्र आया था, उस समय जो वायसराय होते थे, सॉरी, जो गवर्नर जनरल होते थे, उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह पे उस पद को क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। उसके बाद जितने भी आए गवर्नर जनरल, उन्हें वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है? जितनी भी शक्तियाँ थीं, वो गवर्नर जनरल से छीन दी गईं और एक भारत सचिव बनाया गया। अब ये भारत सचिव कौन था? तो एक नया पद निकाला, महारानी जो थीं वहाँ की ब्रिटेन की, उन्होंने, और भारत सचिव को सारी शक्तियाँ सौंप दी। अब उसकी सहायता के लिए उन्होंने 15 लोग रखे, जिसमें 7 तो कंपनी के थे और जो 8 थे वो ब्रिटिश के थे। ठीक है? अपने मतलब वहीं ब्रिटेन के थे। तो वो हेल्प करते थे भारत सचिव की, ठीक है? वो भी अंग्रेज़ होता था। तो सारी जो शक्तियाँ थी कंपनी से वो छीन ली गईं 1857 की क्रांति के बाद, क्योंकि इतनी बड़ी उसमें निकल आई है कि अंग्रेज़ों तक, वहाँ मतलब ब्रिटेन तक ये बात पहुँची कि इतनी बड़ी क्रांति हो गई है, ठीक है? उसके बाद जितनी भी शक्तियाँ थी कंपनी की वो छीन ली गईं। ये पहला तो ये इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा क्या था कि भारत में मुगल सत्ता का अंत हो गया, ठीक है? आपको पता कि लास्ट की जो मुगल बादशाह थे वो थे बहादुर शाह जफ़र। उन्हें इन्होंने पकड़ के रंगून भेज दिया, ठीक है? इन्होंने कहा कि ये क्रांति के नेता बन रहे हैं ज़्यादा, तो इन्हें भेज दिया रंगून, जो आज का समय जो बर्मा है, म्यांमार है, वहाँ पर भेज दिया गया उन्हें, ठीक है? फिर वो वहीं रहे। उसका जो तीसरा पॉइंट था, तो उसके बाद फिर कोई जो मुगल थे वो रहे भी नहीं, उनकी सत्ता जो थी उनका अंत हो गया। तीसरा पॉइंट है कि भारतीय शासकों को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति दी गई। आपको मैंने बताया था कि जो हड़प नीति थी, उसके अनुसार ये था कि अगर आप कोई पुत्र गोद नहीं ले सकते। अगर आपका पुत्र है कोई, तो आप उसे राजा बना सकते हैं, लेकिन आपका अगर पुत्र नहीं है, तो आप किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकते ताकि आप उसे राजा बना सकें, और जो गोद लेते हैं उसी को दत्तक कहा जाता है। ठीक है? तो यही था कि जो भारतीय शासक थे, उन्हें दत्तक पुत्र लेने की अनुमति दे दी गई कि अब वो बालक को गोद ले सकते हैं। ठीक है? लॉर्ड डलहौज़ी ने ये हड़प नीति लेकर आए थे, तो उन्होंने मना कर दिया था कि अगर आपका पुत्र नहीं है तो सारा जो राज्य है आपका वो अंग्रेज़ों का हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद, कि दत्तक पुत्र लेने की अनुमति दे दी गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि सेना का पुनर्गठन किया गया, जिसमें भारतीय सैनिकों की जो संख्या थी वो आधी कर दी गई। तो देखिए, पहले से भारतीय सैनिक काफ़ी कम थे, उसके बाद इनकी संख्या और कम कर दी गई, क्योंकि उन्हें लग गया अंग्रेज़ों को कि अगर इनकी संख्या हम बढ़ा देंगे तो कभी भी ये विद्रोह हुआ तो ये हम पे भारी पड़ जाएँगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो भारतीय सैनिक थे उनकी संख्या और कम कर दी। फिर नेक्स्ट पॉइंट था कि भारत के गवर्नर को अब वायसराय कहा जाने लगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे अब वायसराय कहा जाने लगा था। भारतीयों पर अधिक कर लगाया गया, क्योंकि जो युद्ध हुआ था उसमें काफ़ी धन खर्च हुआ था अंग्रेज़ों का। ठीक है, खर्चा तो दोनों साइड से काफ़ी हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसके बाद भारतीयों पर और ज़्यादा कर लगा दिया ताकि क्रांति को दबाने में जो धनराशि खर्च हुई अंग्रेज़ों की उसे कवर किया जा सके।
फिर था कि राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा मिली लोगों को, ठीक है? जो भारतीय थे उनके लिए प्लस पॉइंट यही था कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, उसकी प्रेरणा मिली लोगों को कि वो बाद में भी ये चीज़ें कर सकते हैं। फिर था कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव के बिना सभी भारतवासियों को योग्यता के अनुसार पद दिए जाएँगे। ठीक है? ये भी बात हुई कि पहले क्या था भेदभाव चलता था, ठीक है? अब ये भेदभाव खत्म कर दिया गया, कहा गया कि अगर भारतवासी योग्य हैं, तो उन्हें योग्यता के अनुसार पद दिए जाएँगे, ठीक है? चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। तो ये सारे परिणाम थे किसके 1857 की क्रांति के, ठीक है? तो इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना। 1857 की क्रांति के बारे में इतना ही पूछा जाता है, ठीक है? पहले कारण पूछे जाते हैं कि क्या कारण थे, क्यों 1857 की क्रांति हुई, ठीक है? फिर उसके रीज़न पूछे जा सकते हैं कि क्या रीज़न थे, ठीक है? कैसे स्टार्टिंग हुई, कहाँ-कहाँ पे किसने नेतृत्व किया, ये एक-एक नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है? फिर परिणाम पूछे जा सकते हैं कि क्या परिणाम हुए कि 1857 की क्रांति हो गई, उसके बाद क्या-क्या चेंजमेंट देखने को मिला, क्या-क्या हुआ, ठीक है? ये सारी चीज़ें। तो बहुत ईज़ी टॉपिक है, बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इतना कुछ भी नहीं है, आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, एक कहानी के तौर पे आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।